तो आओ बेटा, आज अपने लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश के दूसरे पोएम को पढ़ते हैं। दूसरी पोएम क्या है? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का अर्थ क्या होता है? चुप रहना। क्वाइट का मतलब शांत, तो शांति बनाए रखना या चुप रहना। पैब्लो नरोडा साहब की लिखी हुई बड़ी ही खूबसूरत पोएम है और बड़ी ही संदेश परक पोएम है। इस कविता के द्वारा कवि अपने लोगों को बहुत बड़ा मैसेज करना चाहता है। अभी अपने लोग पोएम पढ़ेंगे तो अपने लोगों को पता चलेगा कि पैब्लो नरोडा साहब अपने लोगों को क्या मैसेज करना चाहते हैं। इस कविता की कई खास बात है और एक खास बात तो ये भी है कि ये पूरी की पूरी कविता फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। मतलब कवि ने उन्मुक्त भाव से कविता को लिखा है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं, एकदम फ्री मूड में लिखा है, फ्री वर्ड्स में लिखा है। पैब्लो नरोडा इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम है। चिली में इनका जन्म हुआ 1904 में और 1973 में इनकी मृत्यु हुई। आइए देखें कि जो पोएम अपने लोगों के सामने लेकर के आए हैं, इससे अपने लोगों को ये क्या संदेश देना चाहते हैं। और बेटा ध्यान रखना कि कविता वही अच्छी होती है जिसमें गहरे अर्थ छुपे हों। कविता वही अच्छी होती है जिसमें गहरे अर्थ छुपे हों, जो ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। जो पूरी धरती की प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, वही कविता सबसे बेस्ट कविता होती है। तो पोएम की एक खास बात होनी चाहिए कि ये सबकी समस्याओं को दूर करने वाली होनी चाहिए। और देखें कि पैब्लो नरोडा साहब इस पोएम के द्वारा अपने लोगों को क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या कहता है कवि। आइए पहली लाइन देखें अपने लोग। नाउ वी विल काउंट टू 12, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। क्या कहता है कवि? पैब्लो नरोडा साहब कहते हैं नाउ, अब, वी विल काउंट टू 12, वी विल काउंट, हम गिनेंगे। काउंट का मतलब गिनना, टू 12, 12 तक। अब हम 12 तक गिनेंगे एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, एंड वी विल ऑल, हम सभी लोग हो जाएंगे, कीप बनाएंगे, स्टिल शांति। कवि कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे, शांति बनाएंगे। बचपन में अपने लोगों ने खेल खेला नहीं है? 1 2 3 दौड़ जाओ। तो ऐसे कवि एक सिंबल यूज कर रहा है 12 तक। और ये कवि क्यों 12 का ही सिंबल यूज कर रहा है शांत होने के लिए? कह रहा है कि हम 1 से 12 तक गिनेंगे, 1 से 12 तक गिनेंगे हम, और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। स्टिल का आशय होता है बेटा शांत। स्टिल का आशय अभी भी, फिर भी, लेकिन शांत भी होता है। तो कवि कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। तो ये 12 तक गिनने की बात ही कवि क्यों कर रहा है? पैब्लो नरोडा साहब 12 तक ही क्यों गिनना चाह रहे हैं? बेटा क्योंकि कितने घंटे का दिन होता है? 12 घंटे का। कितने घंटे की रात होती है? 12 घंटे की। घड़ी की सुइयां कितना बजाती है? 12 घंटे बजाती हैं। महीनों की संख्या कितनी है? 12 है। तो कवि इसलिए कह रहा है कि हम 12 तक ही गिनेंगे। 12 तक गिनने का मैसेज ये बताना चाह रहा है कवि कि हम 12 तक गिनेंगे, शांत हो जाएंगे। मतलब शांत होकर के क्या करना है? शांत होकर के क्या करना है, यही तो इस कविता का मैसेज है। शांत होकर के हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना है कि हमने 12 घंटे में जो किया सही किया कि गलत किया, 12 महीने में जो किया सही किया कि गलत किया। तो कवि के अनुसार इन 12 घंटों में हमें 12 मिनट 12 सेकंड का समय तो निकाल ही लेना चाहिए इस चिंतन के लिए कि हम जो करते जा रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो कृत्य हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। इसी बात के लिए कवि कहता है कि हम थोड़ी देर शांत हो जाएं। ये भागम भाग वाली जो हमारी जिंदगी है, थोड़ी तो शांति बनाएं, और थोड़ी शांति बना करके हम क्या करें? इंट्रोस्पेक्शन। थोड़ा सोचें तो कि हम जो अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं, सही दिशा में भी जा रहे हैं कि गलत दिशा में चले जा रहे हैं। जब तक आप सोचोगे नहीं शांति से,
तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। कितना अच्छा मैसेज है। कभी कहता है अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी लोग चुप हो जाएंगे। जरा देखें कि कभी पहली लाइन में क्या पोएटिक डिवाइस यूज कर रहा है, कह रहा है बी विल, तो बी विल दोनों का उच्चारण एक जैसा हो रहा है ना, बाबा आ रहा है। तो बेटा अंग्रेजी साहित्य में जब 2 या 2 से अधिक शब्द का उच्चारण एक जैसा हो तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एलिट्रेशन। हिंदी का अनुप्रास, हिंदी का अनुप्रास मतलब अंग्रेजी का एलिट्रेशन। तो बी विल एलिट्रेशन। और ध्यान रखें ये 12 क्या है, 12 केवल क्या एक मात्र गिनती है कि एक सिंबल है, नहीं। 12 एक गिनती ही नहीं है बल्कि एक प्रतीक भी है। किसका प्रतीक है, 12 महीनों का प्रतीक है, 12 घंटे का प्रतीक है। इतनी बात आप समझ रहे हो। और यही एक बात और ध्यान रखना कि 12 के बाद दूसरी लाइन शुरू हुई है और दूसरी लाइन जब शुरू हुई है तो पहली लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा है। तो बेटा इंग्लिश लिटरेचर में अगर ऐसी व्यवस्था दी जाए कि एक से अधिक लाइनें हो और उनमें कोई रुकने का स्थान न दे, सांस लेने का कभी मौका न दे, तो वहां पर जो पोएटिक डिवाइस होता है उसे हम बोलते हैं इंजॉयमेंट। कौन सा पोएटिक डिवाइस, इंजॉयमेंट। तो पहली लाइन दूसरी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है इसलिए इंजॉयमेंट होगा। और फिर आ रहा है बी विल, तो बी विल फिर आ रहा है, उच्चारण एक जैसा निकल रहा है ना, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा, बिल्कुल एलिट्रेशन। और बेटा आगे देखें तो पहली 2 लाइनों में कभी क्या कह रहा है, पहली 2 लाइनों में कभी कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। और शांत होकर क्या करेंगे, आत्म मूल्यांकन करेंगे, इंट्रो इंस्पेक्शन करेंगे। आगे देखें कभी कहता है फॉर वंस, सिर्फ एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के चेहरे पर, एक बार के लिए ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के चेहरे पर, लेट अस नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, आओ हम एक भी भाषा ना बोले, लेट अस नॉट ना बोले एनी लैंग्वेज, कोई भाषा, आओ एक ही बार के लिए संपूर्ण धरती पर हम कोई भाषा ना बोले। क्योंकि हर देश की अपनी अपनी भाषा है, यहां तक कि हर प्रदेश की अपनी अपनी भाषा है, हर जनपद की अपनी अपनी भाषा है, हर गांव की अपनी अपनी भाषा है। और भाषा से भी झगड़े हो जाते हैं, भाषाई उन्माद भी हो जाता है दुनिया में। तो कभी उसी बात को रोकने की बात करता है, कहता है आओ एक बार के लिए ही सही, फॉर वंस, एक बार के लिए, वंस एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के ऊपर, लेट अस नॉट स्पीक, हम ना बोले एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज भाषा, हम किसी भाषा का प्रयोग करें ही ना, क्योंकि हम सभी लोग मौन होंगे। अगर हम सभी लोग मौन होंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे, कोई नहीं भाषा बोलेंगे। एक भाषा होगी, कौन सी भाषा होगी, मौन की भाषा। तो हम सभी लोग मौन होंगे और तो कोई भाषा नहीं बोली जाएगी। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कभी कहता है कि लेट अस, आओ हम स्टॉप, रुके, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए आओ हम रुक जाएं। ये जो हम काम करते जा रहे हैं, दुनिया की अंधी दौड़ में हम चले जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं पता नहीं। हम सैनिक युद्ध लड़ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि क्यों युद्ध लड़ा जा रहा है। हम पढ़ते जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है। मम्मी पापा स्कूल भेज रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। तो कभी कहता है कि ये ठीक नहीं है, हम अंधी दौड़ में न दौड़े, हम देखें तो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कभी कहता है कि हम सभी लोग थोड़ी देर के लिए शांत होकर के इंट्रो इंस्पेक्शन करें। और कभी क्या कहता है, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, एंड नॉट मूव, और ना चलाएं आवर आर्म्स, अपने हाथ पैर को, हाथ आर्म्स अपनी भुजाओं को, सो मच इतना भी ज्यादा, हम अपने शरीर में ज्यादा गतिविधि ना करें, शरीर से ज्यादा गतिविधि ना करें। जब हम शांत हो जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे हाथ भी शांत हो जाएंगी, हमारी आर्म्स, हमारी भुजाएं भी शांत हो जाएंगी, हमारा शरीर शांत हो जाएगा। मतलब थोड़ी देर के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, केवल इंट्रो इंस्पेक्शन करेंगे। तो इस पैरा में कभी क्या मैसेज करना चाह रहा है, इस पैरा से, इस पैराग्राफ में
कभी अपने लोगों को मैसेज कर रहा है कि आओ भैया थोड़ी ही देर के लिए हम लोग शांत हों, और शांत हो जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करेंगे, 1 सेकंड के लिए ही सारी गतिविधियां हम रोक देंगे, कोई भाषा प्रयोग में नहीं लाएंगे, संसार में केवल एक ही भाषा होगी, मौन की भाषा। सुंदर सुंदर पोएटिक डिवाइस इस पैराग्राफ में कभी नहीं यूज किया है। कहता है फेस ऑफ द अर्थ, तो धरती का भी चेहरा होता है, धरती नॉन लिविंग है। जब किसी भी वस्तु की तुलना मनुष्य से की जाती है तो वहां पर बेटा एक पर्सोनिफिकेशन नाम का पोएटिक डिवाइस होता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो फेस किसके पास होता है? फेस तो मनुष्य के पास होता है ना, और यहाँ धरती के पास फेस दिखा रहा है कभी, तो बेटा यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? यहाँ होगा पर्सोनिफिकेशन। और यहीं एक और ध्यान रखें कि अर्थ और अर्थ वाली लाइन जहां समाप्त हुई है और दूसरी लाइन जहां शुरू हुई है, कोई पंक्चुएशन मार्क पहली लाइन में नहीं आ रहा है, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? बिल्कुल एंजॉयमेंट। और इस लाइन में और एक बात ध्यान रखें, लेटस लेटस, इससे 2 लाइनें शुरू हो रही हैं, तो जहां पर एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक लाइन शुरू हो, बेटा वहां पर जो पोएटिक डिवाइस होता है इंग्लिश लिटरेचर में, उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। कौन सा पोएटिक डिवाइस? एनाफोरा। तो लेटस लेटस में एनाफोरा। और देखें तीसरी लाइन में स्टॉप सेकंड, तो साथ साथ दोनों में उच्चारण आ रहा है ना। तो अभी क्या बताया गया था कि अगर एक ही प्रकार का उच्चारण आए तो कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा एलिट्रेशन। तो इस प्रकार से इतने पोएटिक डिवाइस इसमें यूज किए गए हैं। अगली लाइन जरा देखिए, अगली लाइन में कभी क्या कहता है? अगली लाइन में कभी कहता है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। कभी कहता है कि जब सारी दुनिया के लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति कोई भी भाषा नहीं बोलेगा, तो क्या होगा? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। तो इट वुड बी, ये होगा, एन एक्सोटिक मोमेंट, एक विलक्षण क्षण। एक्सोटिक का से होता है बेटा विलक्षण, और मोमेंट का से होता है क्षण। तो जब पूरी दुनिया में लोग कोई भाषा नहीं बोलेंगे, कोई आदमी कोई गतिविधि नहीं करेगा, तो क्या होगा? तो फिर सब शांत होंगे, तो यह एक विलक्षण क्षण होगा। ये ऐसा क्षण होगा कि आश्चर्यजनक क्षण होगा। क्या ऐसा दुनिया में होगा? और अगर होगा तो एक विलक्षण क्षण होगा कि पूरी दुनिया के लोग कुछ देर के लिए कुछ ना करें, केवल शांत होकर के इंट्रोस्पेक्शन करें। ये बहुत विलक्षण क्षण होगा। विदाउट रस, आगे कभी कहता है विदाउट रस, कोई भागम भाग नहीं। रस का मतलब होता है बेटा दौड़ना, चलना। तो विदाउट, बिना किसी भाग दौड़ के, और विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन के। मतलब जब लोगों का हाथ पैर शांत हो जाएगा, शरीर से कोई एक्टिविटी नहीं होगी, मानसिक रूप से हम शांत होंगे, तो क्या होगा? फिर कोई इंजन भी तो नहीं चलेगा, कोई कारखाना भी तो नहीं चलेगा, कोई मिल फैक्ट्री भी तो नहीं चलेगी। लोग थोड़ी देर के लिए काम से रुकेंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा। तो विदाउट 2 बार आ रहा है ना, तो बेटा जब 2 शब्द एक से अधिक बार आए लाइन में, तो वहां पर इंग्लिश लिटरेचर में रिपीटिशन नाम का पोएटिक डिवाइस होता है। तो विदाउट 2 बार आ रहा है ना, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? कौन सा अलंकार जाएगा? रिपीटिशन। आगे देखें तो कोई इंजन नहीं चलेगा, कोई भागम भाग नहीं होगी, बड़ा विलक्षण क्षण होगा, एक्सोटिक मोमेंट होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और एक ऐसा क्षण होगा कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग एक साथ होंगे, पूरी दुनिया एक ही भाषा बोलेगी, एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी। वो एक्टिविटी कौन सी होगी? वो एक्टिविटी होगी इंट्रोस्पेक्शन की, स्वयं के आत्मावलोकन की वो घड़ी होगी। तो बड़ा ही विलक्षण क्षण होगा, हम सभी लोग इसी बहाने एक जैसे हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, आगे कभी कहता है कि हम सभी लोग अ सडन, एक अचानक, स्ट्रेंजनेस, विचित्रता में खो जाएंगे। मतलब दुनिया में एक अचानक विचित्र बात होगी। क्या विचित्र बात होगी? कि पूरी दुनिया के लोग एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों की एक्टिविटी एक जैसी हो जाएगी। तो सडन स्ट्रेंजनेस, देखिए दोनों शब्दों का जो उच्चारण हो रहा है वो सा से हो रहा है। तो सडन स्ट्रेंजनेस कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? अभी पीछे चर्चा की गई। हाँ बिल्कुल, एलिट्रेशन। सडन स्ट्रेंजनेस, एलिट्रेशन। तो इस पैराग्राफ में कभी अपने लोगों को क्या बता रहा है? कह रहा है
जब कोई कुछ नहीं बोलेगा तो यह एक विलक्षण क्षण होगा। बिना भागम भाग के, बिना किसी कारखाने की चलने की आवाज नहीं होगी, कोई कारखाना नहीं चलेगा। इसी बहाने हम सभी लोग एक साथ होंगे और अचानक दुनिया में एक विचित्र बात होगी, एक विचित्रता छा जाएगी। आगे की लाइन देखें, आगे कवि क्या कहता है। और एक बात और ध्यान रखें कि टुगेदर, इसमें भी लाइनों में जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं जा रहा है, ध्यान देंगे। जहां जहां एक लाइन से दूसरी लाइन शुरू हो जा रही है और कभी सांस लेने का मौका नहीं दे रहा है, विराम चिन्ह नहीं लगा रहा, इंजॉयमेंट होगा, इसको आप देख लेंगे जहां जहां होगा। मोमेंट के बाद भी नहीं है कोई पंक्चुएशन मार्क और टुगेदर के बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? बिल्कुल इंजॉयमेंट। आगे देखें कवि क्या कहता है। आगे कवि कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन मतलब मछुआरे, इन द कोल्ड सी ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म व्हेल, वुड नॉट नहीं करेंगे, हार्म नुकसान व्हेल मछली का। तो व्हेल यद्यपि धरती का सबसे बड़ा स्तनधारी है, लेकिन बहुत सीधा साधा होता है, बड़ा भोला भाला होता है। उस भोले भाले प्राणी को भी मछुआरे मारते हैं। तो कभी उन लोगों को भी मैसेज कर रहा है, मछुआरों को भी, कि जो आप ये सीधे साधे भोले भाले व्हेल को मारते हो, ये भी एक क्षण के लिए रुकेंगे। भैया जब इस दुनिया में कोई व्यक्ति कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, सभी लोग शांत होंगे, तो मछुआरे भी तो शांत होंगे। और जब मछुआरे शांत होंगे तो उतनी ही देर के लिए कम से कम व्हेल मछली को कोई नुकसान नहीं होगा। फिशरमैन इन कोल्ड सी, ये जो मछुआरे हैं कोल्ड सी। और यहाँ एक बात और ध्यान रखो बेटा, कोल्ड सी कोल्ड नहीं है, कोल्ड तो मछुआरे हैं। कोल्ड वो लोग होते हैं जिनके मन में किसी के प्रति सिंपैथी नहीं है, जो किसी को मार डालते हैं और उनकी आंखों में दया का कोई भाव नहीं आता है, ऐसे लोग कोल्ड होते हैं। कोल्ड लाश होती है, क्योंकि उसके सामने चाहे जो हो जाए, जब कोई मर जाता है, डेड बॉडी में कोई व्यक्ति चेंज हो जाता है, तो उसके अगल बगल घर वाले, रिश्तेदार, मित्र चाहे जितना रोते हैं, उस मरे हुए व्यक्ति के ऊपर कोई असर पड़ता है? डेड बॉडी के ऊपर कोई असर पड़ती है कि घर वाले रो रहे हैं और दोस्त रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं? कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड हो चुका है। डेड बॉडी कोल्ड बॉडी होती है। तो ऐसे लोग जो किसी के दुख में दुखी ना हो और जो किसी के सुख में खुश ना हो, समझ लेना वो कोल्ड है। तो कोल्ड सी है कि कोल्ड मछुआरे हैं? कोल्ड मछुआरे हैं, क्योंकि इनके मन में व्हेल मछली के प्रति कोई संवेदना नहीं है, आराम से उसको मार देते हैं मुस्कुराते हुए। तो ये कोल्ड है। तो कोल्ड एक एडजेक्टिव है। चाहिए तो था कि लगे किसके साथ? मछुआरों के साथ, लेकिन कवि ने उसको लगा दिया है समुद्र के साथ। तो जहां एडजेक्टिव को चेंज कर दिया जाए, जहां लगना चाहिए वहां ना लगा करके कहीं और लगा दिया जाए, बेटा वहां पर एक पोएटिक डिवाइस होता है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट। कौन सा पोएटिक डिवाइस? ट्रांसफर एपिथेट। क्यों? क्योंकि वहां एडजेक्टिव का ट्रांसफर होता है। तो ये कोल्ड एडजेक्टिव लगना चाहिए था फिशरमैन के साथ और लग गया है सी के साथ। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? ट्रांसफर एपिथेट। आगे देखें कवि क्या कहता है, ये मछुआरे व्हेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो व्यक्ति गैदरिंग जो इकट्ठा कर रहे हैं साल्ट नमक, वुड लुक ये देखेंगे एट हिज हर्ट्स हैंड, अपने घायल हाथों को। तो यहां भी एक सिंबल यूज किया गया है। वो लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं वो तो उनका हाथ तो घायल होता ही है, क्योंकि नमक जो है वो त्वचा को काट डालता है। ये आप जानते होंगे, नमक में आप थोड़ी देर तक अंगुली डाल दें तो अंगुली कट सकती है। तो जो लोग नमक कलेक्टिंग करने का बिजनेस करते हैं, बिल्कुल उनके हाथ तो हर्ट होंगे ही, लेकिन कभी यहां एक मैसेज कर रहा है, ऐसे लोग जो अपने हाथ से गलत काम करते हैं। साल्ट का मतलब थोड़ा नमकीन। रिश्ते कैसे होने चाहिए? रिश्ते मधुर होने चाहिए कि नमकीन? जब हम लोगों का किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता तो हम लोग कहते हैं कि हमारे रिश्ते इस समय नमकीन चल रहे हैं, और जब रिश्ता किसी दोस्त से हमारा अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि रिश्ते मधुर हैं। तो जो ये नमकीन वर्क है, नमकीन वर्क मतलब जो ये गंदे काम है, तो गंदे काम करने वाले लोगों के हाथ कैसे होंगे? हार्ड हैंड्स।
मतलब जो किसी को दुख पहुंचाने का काम करते हैं, जो किसी को हर्ट करने का काम करते हैं, उनके हाथ हर्ट ही होते हैं। आप किसी का दिल दुखा रहे हो अपने एक्टिविटी से, तो आपके हाथ में चाहे घाव हो चाहे ना हो, चाहे जख्म दिखाई पड़े चाहे जख्म ना दिखाई पड़े, लेकिन आपके हाथ निश्चित रूप से हर्ट हैं। तो कभी कहना चाह रहा है इसमें कि वो सारे लोग जो नमक इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे, वुड लुक, देखेंगे एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों को। तो कहने का आशय ये है कि ये जो संसार में लोग गंदा काम कर रहे हैं, जो किसी को पीड़ा देने का काम कर रहे हैं, ये लोग भी तो रुकेंगे जब 12 तक गिना जाएगा, तो ये भी तो अपनी एक्टिविटी बंद करेंगे, और जब ये अपनी एक्टिविटी बंद करेंगे तो ये भी देखेंगे कि इस हाथ से मैंने कौन कौन सा काम कर डाला जिससे लोग हर्ट हो गए। तो ये अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे जो इन्होंने दूसरों को हर्ट करने का काम किया है। तो कितनी अच्छी बात कवि कह रहा है इस पैराग्राफ में कि ये मछुआरे व्हेल को थोड़ी देर के लिए नहीं मारेंगे, और ये जो किसी को पीड़ा देने वाले लोग हैं या जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, ये थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और अपने घायल हाथों को देखेंगे। आगे कवि क्या कहता है? आगे कवि कहता है, और देखो बेटा इस पैराग्राफ में भी इंजॉयमेंट काफी यूज किया गया है। एक लाइन से दूसरी लाइन में पंक्चुएशन मार्क नहीं जा रहा है, आप देखें तो वहां इंजॉयमेंट होगा, पोएटिक डिवाइस, और ट्रांसफर एपिथेट मैंने आपको बता दिया। और हर्ट्स हैंड, अंतिम लाइन में देखें, हर्ट हैंड, हा निकल रहा है ना, तो बताइए जहां उच्चारण एक जैसा निकले कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? बिल्कुल, अभी अपने लोगों ने पीछे चर्चा किया, एलिट्रेशन। तो हर्ट हैंड्स में कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? एलिट्रेशन। जरा आगे देखें कवि क्या कह रहा है। आगे कवि कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्स, दुनिया में ऐसे लोग, दोज वो लोग हु प्रिपेयर, जो तैयारी कर रहे हैं, हु जो प्रिपेयर, तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वार्स। ग्रीन वार बेटा वो वार है जिसमें व्यक्ति जो है हरे पेड़ पौधों को काटता है, ग्रीन वार। मतलब पर्यावरण के खिलाफ युद्ध जो करे उसको ग्रीन वार बोलते हैं। तो जो लोग हरियाली, धरती की हरियाली को नष्ट कर रहे हैं, वहां जो है शहर बसा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, मिल कारखाने बना रहे हैं, ये कैसा युद्ध लड़ रहे हैं? ये ग्रीन वार लड़ रहे हैं, मतलब प्रकृति की हरियाली के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग भी तो थोड़ी देर के लिए पेड़ काटना बंद करेंगे। जो लोग ये ग्रीन वार की तैयारी कर रहे हैं, वार विद गैस, ऐसे लोग जो गैस के साथ, मतलब बम आदि के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वार्स विद फायर, और जो बंदूक आग्नेय अस्त्रों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, किस्म किस्म के युद्ध होते हैं ना, बम विस्फोट कर दीजिए, पूरा का पूरा शहर नष्ट, गोली से मार दीजिए, आदमी तुरंत मर जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी कभी सावधान कर रहा है, कह रहा है कि ऐसे लोग जो प्रकृति के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गैस के साथ, बारूद के साथ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या बंदूक या आग्नेय अस्त्रों के साथ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग भी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन, सोचेंगे कि क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूं या बुरा। जब तक व्यक्ति आत्म मूल्यांकन नहीं करेगा, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा, तब तक भैया वो सुधरने वाला नहीं है। कोई कितना भी समझाए समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब सम्राट अशोक की तरह अपनी आत्मा धिक्कारेगी कि तुमने कितना खून खराबा कर दिया, तो वही एक खूंखार सम्राट अशोक एक अहिंसावादी सम्राट में बदल जाता है, बौद्ध धर्म को अंगीकार करता है, अपने पुत्र पुत्री को भी उसी काम में, धर्म के प्रचार में लगा देता है। लेकिन कब? जब अकेले में उसकी आत्मा उसकी धिक्कारती है कि तुमने कितना खून कर डाला, कितनी महिलाओं को तुमने विधवा कर डाला। तो जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तब तक हम सुधरने वाले नहीं है। किसी के कहने से कोई सुधरता नहीं है, आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। तो इसी बात को ये पैब्लो नरोडा साहब साबित कर रहे हैं, कह रहे हैं ये जो नाना प्रकार के, विविध प्रकार के युद्ध करने की लोग तैयारी कर रहे हैं, ये भी थोड़ी देर के लिए सोचेंगे। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और ये जीत भी जाते हैं,
विक्ट्री, विक्ट्री का आशय होता है बेटा विजय, जीत भी जाते हैं विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन इनकी जो विक्ट्री होती है, इनकी जो विजय होती है नो सर्वाइवर, उसका एंजॉय लेने के लिए कोई उत्तरजीवी नहीं बचता है। मतलब विजय तो मिलेगी, लेकिन विजय का उत्सव मनाने वाले रहेंगे ही नहीं, सब मर जाएंगे। अब पेड़ नहीं होंगे तो कौन बचेगा? एटम बम गिर जाएगा शहर में, कौन बचेगा? तो कवि कहता है कि ऐसी विजय का क्या लाभ कि कोई सर्वाइवर ही ना हो, कोई बचे ही ना। उसको उसका एंजॉय लेने के लिए, उस विजय का जश्न मनाने के लिए अगर कोई बचे ना, तो ऐसी विजय का क्या लाभ? तो विजय तो मिले लेकिन नो सर्वाइवर, कोई उत्तरजीवी ना मिले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कवि ने ऐसे लोगों को वार्निंग दी है कि भैया इस युद्ध का कोई फायदा नहीं है, और युद्ध से वैसे भी कोई फायदा होता नहीं है, केवल जो है लाशों से संसार पटता है और कुछ नहीं होता। किसी समस्या का समाधान युद्ध में नहीं है। तो कभी क्या कहे, और एक बात ध्यान रखेंगे, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, इसमें एक पोएटिक डिवाइस जा रहा है, व्यंग, आयरनी इसको बोलते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। यहां एक व्यंग कसा जा रहा है कि विजय तो मिल जाएगी लेकिन नो सर्वाइवर, कोई बचेगा ही नहीं। विजय तो मिलेगी, नो सर्वाइवर, ऐसी विजय का क्या लाभ? तो मानो कभी हंसी उड़ा रहा है, यहाँ व्यंग है, आयरनी है। आगे कभी क्या कहता है? अच्छा एक बात और देखेंगे, वार वार 2 बार आ रहा है दूसरी लाइन में, तो यहाँ पर रिपीटिशन होगा, वार वार आ रहा है ना, विद विद आ रहा है। तो जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां कौन सा पोएटिक डिवाइस जाता है? रिपीटिशन। आगे देखो बेटा, कवि कहता है कि ये जो युद्ध करने वाले लोग हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वुड पुट ऑन, ये पहन लेंगे। पुट ऑन का आशय होता है बेटा पहनना। अब क्लीन क्लॉथ मतलब स्वच्छ कपड़ा, क्लीन मतलब स्वच्छ और क्लॉथ मतलब कपड़ा, कपड़े। तो ये जो युद्ध की तैयारी करने वाले लोग हैं, जब ये थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो एक नया कपड़ा पहन करके निकलेंगे। तो यहाँ नया कपड़ा पहनने का मतलब ये नहीं है कि कोट पैंट पहन करके निकलेंगे, अच्छा कपड़ा पहन, नहीं, इसका मतलब नई आइडियोलॉजी के साथ ये निकलेंगे। जैसे सम्राट अशोक नई आइडियोलॉजी के साथ निकला कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है, शांति में सुख है, ऐसे ये जो युद्ध की तैयारी करने वाले लोग हैं, ये एक नए विचार के साथ निकलेंगे, नए नए कपड़े पहन कर निकलेंगे। तो क्लीन क्लॉथ, पहली बात तो क्लीन क्लॉथ का निकल रहा है, तो बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? बिल्कुल एलिट्रेशन। और क्लीन क्लॉथ कोई कपड़ा है कि क्लीन क्लॉथ की जो तुलना है वो गुड आइडियोलॉजी से की गई है, तो ये गुड आइडिया से किया गया है ना इसका कंपेरिजन। तो बेटा यहाँ पर पोएटिक डिवाइस होगा मेटाफर। मेटाफर वो पोएटिक डिवाइस है जहां पर किसी चीज की किसी चीज से तुलना की जाए, लेकिन लाइक या एज जैसे शब्द उपयोग में न लाए गए हों। तो यहाँ पर क्लीन क्लॉथ मतलब मेटाफर और एलिट्रेशन भी। आगे जरा देखें, एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और कभी कहता है कि ये नए नए कपड़े पहनेंगे तो इनके मन में कोई भेदभाव नहीं होगा, इनका हृदय प्रेम से भरा होगा। तो वॉक, ये चलेंगे अबाउट विद दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ये चलेंगे। तो ब्रदर्स जो है, ब्रदर मतलब केवल भाई नहीं, मतलब सभी मनुष्य। तो यहाँ पर भी एक सिंबोलिज्म यूज किया गया है, एक सिंबल यूज किया गया है। ब्रदर्स मतलब इस धरती के सभी ह्यूमन बीइंग्स, सभी लोग एक साथ मिलकर चलेंगे, मतलब सबके विचार एक जैसे होंगे। तो कैसा क्षण होगा? एक्सोटिक मोमेंट, यह एक विलक्षण क्षण होगा। आगे कभी क्या कहता है कि सभी अपने भाई बहनों के साथ चलेंगे इन शेड, छाया में। तो कैसी छाया में चलेंगे? पेड़ की छाया में? नहीं, शांति की छाया में, क्योंकि उस समय दुनिया में कोई हलचल नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा। तो कैसा एटमॉस्फेयर होगा? शांति का एटमॉस्फेयर होगा। तो साइड में भी क्या है? साइड कैसा साइड है? ये साइड पेड़ की छाया नहीं है, ये शांति की छाया है। तो बेटा यहाँ भी मेटाफर है, ध्यान रखिएगा। साइड की तुलना किससे की गई है? शांति से की गई है। तो जहां पर लाइक और एज जैसे शब्द नहीं होते हैं, लेकिन किसी वस्तु की किसी से तुलना की जाती है, तो वहां पर मेटाफर होता है। और डूइंग नथिंग, और कोई
संसार का व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, सब एक साथ होंगे, सब मौन होंगे, सबकी एक्टिविटी एक जैसी होगी और डूइंग नथिंग, कोई कुछ नहीं करेगा। तो कवि कह रहा है कि कम से कम थोड़ी देर के लिए ही ये जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं लोग और जिनके युद्ध से कोई बचता नहीं है, कोई उसका एंजॉय लेने के लिए बचता नहीं है, ऐसे लोग थोड़ी देर के लिए चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और अपने भाई बहनों के साथ ये शांति की छाया में बैठेंगे। कितना अच्छा क्षण होगा, डूइंग नथिंग, ये कुछ नहीं कर रहे होंगे और नए नए विचारों के साथ अपने भाई बहनों के साथ हम लोग चल रहे होंगे। तो यह एक अच्छा क्षण होगा। कितने अच्छे और कितने खूबसूरत संसार की कल्पना कर रहे हैं पैब्लो नेरुदा साहब। अगले पैराग्राफ में क्या कहता है कवि? अगले पैराग्राफ में कवि कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। आगे कवि अपने लोगों को चेता रहा है, वार्निंग दे रहा है। कवि बार बार कह रहा है शांत रहना है, कुछ नहीं करना है, डू नथिंग, कुछ नहीं करना है। तो इससे कवि सोच रहा है कि कहीं अपने लोगों के मन में ये धारणा ना आ जाए कि अब कुछ नहीं करना है, अब चुपचाप बैठे रहना है, अब लेटे रहना है, कुछ करने नहीं है। तो इसी बात की चेतावनी दे रहे हैं पैब्लो नेरुदा। कह रहे हैं व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, इसको लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, इसको लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, मतलब गलत तर्क ना रखें, आप किन कर्तव्य विमूढ़ ना हो जाएं। आप क्या करें, कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, क्या करें क्या ना करें, आपकी समझ में ना आए, यही तो कंफ्यूज है। किन कर्तव्य विमूढ़, आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान ही ना रहे। तो कवि कहता है कि जो मैं चाहता हूं उसको लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, उसको लेकर के आप मत भ्रम ना हो। क्यों? विद टोटल इनएक्टिविटी, आप ये ना सोचें कि मैं कह रहा हूं टोटल इनएक्टिविटी। टोटल मतलब पूरी तरह से, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता। तो मैं जो कह रहा हूं उसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो, उसको लेकर आप परेशान ना हो कि मैं ये चाहता हूं कि टोटल इनएक्टिविटी, कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं, आप काम ही ना करें, आप मेरी बात का गलत अर्थ ना लगाएं। पैब्लो नेरुदा साहब कह रहे हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका आप गलत अर्थ ना लगाएं कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाएं, आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं। क्यों? क्योंकि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, क्योंकि लाइफ इज जीवन है, इट इज लाइफ इज जीवन है, व्हाट जो इट इज अबाउट, जो इसमें है। जीवन तो वही है जो इसमें है, मतलब जीवन तो एक्टिविटी का नाम है। अगर आपके जीवन में एक्टिविटी नहीं है तो आप मृत तुल्य है, आप जिंदा भी है और आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आप मृत हैं। ध्यान रखें आप। फहीम बदायूनी साहब ने क्या लिखा है कि दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। आप केवल सांस ले रहे हो तो इसका मतलब आप जिंदा हो ना, आप अगर गुड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तब आप जिंदा हो। इसी बात को पैब्लो नेरुदा साहब कहते हैं कि ये जो टोटल इनएक्टिविटी है ये मैं करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप केवल सांस लीजिए और बैठे रहिए और मैंने कह दिया कि कुछ मत करिए, ना, जीवन तो एक्टिविटी का नाम है, जीवन इन एक्टिविटी का नाम नहीं है, चलना ही जिंदगी है। जो चल रहा है, जो कुछ कर रहा है वही तो जीवित है, जो बैठ गया, जो निष्क्रिय है वो तो मर गया। तो पैब्लो नेरुदा साहब कहते हैं कि लाइफ इज इट व्हाट इट इज अबाउट, जीवन तो वही है जो इसमें है। मतलब अगर कोई आपके अंदर काम करने की क्षमता है, काम करने का जुनून है, आपने कुछ किया है तो आप जिंदा हो। और आगे कवि कहता है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक मतलब लेना देना, नो मैं नहीं चाहता, नहीं चाहता, नो ट्रक लेना देना, विद डेथ मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं इनएक्टिव हो जाऊं, और पैब्लो नेरुदा के अकॉर्डिंग इनएक्टिव होना मतलब मर जाना। तो कवि कहता है कि मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं तो आप सोचो कि अब कुछ करना ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इनएक्टिव होकर के मृत तुल्य हो जाओ, आप मृत व्यक्ति जैसे हो जाओ, ना, मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड, आगे कवि कहता है इफ, अगर वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड,
सिंगल माइंडेड मतलब बेटा ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचे, सिंगल अपने बारे में सोचे मतलब स्वार्थी। अगर आप पूरी तरह से स्वार्थी नहीं हो, इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम अकेले अपने बारे में नहीं सोचते, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं, अगर हम स्वार्थी नहीं हैं, तो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और केवल इतना ही सोचते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे चले, कीपिंग लाइफ मूविंग, कि हमारा जीवन कैसे चले। अगर हम केवल यही सोचते हैं, हम स्वार्थी हैं, हम सेल्फिश हैं, और लगातार केवल हमारे दिमाग में एक सिंगल बात है कि हमारी जिंदगी कैसे चले, हमारा लाभ कैसे हो, हमारा जीवन कैसे चले, तो अगर हम ऐसे नहीं हैं, अगर ऐसे हैं तो ऐसे लोगों से कभी बात नहीं करना चाहता है जो स्वार्थी है। अगर हम स्वार्थी नहीं हैं, केवल अपने बारे में नहीं सोचते, केवल यही नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी कैसे चले, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो ऐसे लोग एक बार के लिए, फॉर वंस एक बार के लिए, कुड डू नथिंग कुछ न कर सकें, कुछ न करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, ऐसे लोग जो स्वार्थी नहीं हैं, जो केवल अपने बारे में चिंतन नहीं करते, वो एक बार के लिए चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, और क्या करें, इंट्रोस्पेक्शन। आगे कभी कहता है परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, परहैप्स शायद, अ ह्यूज साइलेंस एक बड़ी चुप्पी। अगर कुछ देर के लिए हम शांत हो जाएं और आत्मावलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, ह्यूज साइलेंस में चले जाएं, मतलब लंबी चुप्पी अगर हम करें, किसी से बात ना करें, केवल अपने आप से अपनी बात करें। किसी विद्वान ने कहा है कि आपसे अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं है। तो जब भी आपको दिल की बात करनी हो, अपने आप से करिए, क्योंकि सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। अगर आपके मन में कोई वेदना है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, आप दूसरों से कहोगे तो लोग बांटेंगे नहीं, बल्कि लोग हंसेंगे। तो इसीलिए कभी कहता है कि अपनी बात अपने से करिए, ह्यूज साइलेंस। जब आप चुप रहेंगे तो किसी और से तो बात करेंगे नहीं, फिर आप अपनी बात अपने से करेंगे। तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, हो सकता है ये एक लंबी चुप्पी, माइट इंटरप्ट, ये तोड़ दे, इंटरप्ट कर दे दिस सैडनेस, इस दुख को, जो हमारे अंदर दुख भरा है, शायद इस दुख को कौन तोड़ दे, जो हमारे अंदर कष्ट भरा है। ये संसार क्या, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध ने क्या कहा है कि इस संसार में दुख ही दुख है, कुछ और है ही नहीं। तो वही बात पैब्लो नरोडा साहब कहते हैं कि ये जो दुख से भरा हुआ संसार है, जो हमारे मन में, जो हमारे चित्त में दुख ही दुख भरा है, इस दुख से हो सकता है निवृत्ति मिल जाए। कौन निवृत्ति दिला दे इस दुख से? ह्यूज साइलेंस, एक लंबी चुप्पी हो सकता है इस दुख से मुक्ति दिला दे। तो साइलेंस किसी को दुख से मुक्ति दिला सकता है, मतलब साइलेंस को बिल्कुल मनुष्य जैसा दिखा दिया गया है। तो बताइए, जहां किसी जो है चीज को मनुष्य जैसा व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तो इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा अलंकार होता है, कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? अभी पीछे अपने लोगों ने चर्चा की, पर्सोनिफिकेशन। तो बताइए साइलेंस कैसा काम कर रहा है? साइलेंस किसी के कष्ट को दूर करने का काम कर रहा है। तो साइलेंस में कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा बेटा? पर्सोनिफिकेशन। कभी कहता है शायद, शायद ये लंबी चुप्पी हमारे दुखों को इंटरप्ट कर दे, तोड़ मरोड़ दे, उसको हस्तक्षेप कर दे, मतलब ये सैडनेस खत्म हो जाए, हो सकता है। कौन दुख दूर करेगा? संसार वाले ना, ह्यूज साइलेंस। अगर आप लंबी चुप्पी में चले जाएं और अपने से अपनी बात करें, तो शायद ये बहुत बड़ा जो कष्ट हमारे जीवन में है उसका समाधान निकल आए, उसका कोई सलूशन दे दे हमारी आत्मा। आगे कभी क्या कहता है? आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। और ये हम लोग क्या है? हम लोग नेवर, कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग, समझते हैं आवरसेल्फ, स्वयं को। चांद को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, सूर्य को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, धरती को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी अपने को समझने का हम प्रयास नहीं करते। कभी भी अपने को समझने का हम प्रयास नहीं करते। विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। अपने को भूल गया है इसलिए मनुष्य है, अपने को जान जाए तो ये देवता है। तो वही बात कभी कह रहा है
कि नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हम लोग कितने विचित्र हैं कि सबकी भाषा समझने का प्रयास करते हैं लेकिन अपने को कभी नहीं समझते। नेवर अंडरस्टैंडिंग, कभी नहीं समझते। अंडरस्टैंडिंग, समझना। आवरसेल्फ, स्वयं को, हम कभी स्वयं को समझ ही नहीं पाते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ, और अपने आप को हमेशा डर में रखते हैं। थ्रेटनिंग का आशय होता है बेटा डर, भय। हम हमेशा डरे रहते हैं। किससे डरे रहते हैं? विद डेथ, मृत्यु से। पूरी जिंदगी जैसे बच्चा कुछ समझदार होता है और बुढ़ापे तक हम एक ही बात से सबसे ज्यादा डरते हैं, मृत्यु से। क्यों मृत्यु से डरते हैं? क्योंकि हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं। कदाचित अपने आप को पहचान ले तो मृत्यु से भय ना लगेगा। भगत सिंह अपने आप को पहचान गए, इसीलिए तो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया उन्होंने। तो जो व्यक्ति अपने को पहचान लेगा वह मृत्यु से कभी नहीं डरेगा। हम क्यों मृत्यु से डरते हैं? क्योंकि हम अपने को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। कभी कहता है कि जो ये हम लोग अपने आप को मृत्यु से हमेशा डरवा रहे हैं और अपने आप को कभी नहीं समझते हैं, शायद इस दुख से हमारी मुक्ति हो जाए अगर हम चुप होकर के, थोड़ी देर शांत होकर के क्या करें? इंट्रोस्पेक्शन करें, थोड़ी देर चिंतन करें। और आगे कभी क्या कहता है? आगे कभी कहता है परहैप्स द अर्थ, परहैप्स, शायद, द अर्थ, ये पृथ्वी, कैन टीच अस, और ये चुप रह करके और नए नए विचारों के साथ फिर से आने की जो कला है, इसको पृथ्वी से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। पैब्लो नरोडा साहब कहते हैं कि शायद ये अर्थ कैन टीच, ये पृथ्वी हमको सिखा सकती है। अस, हमें, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब एवरीथिंग, सब कुछ, सीम्स डेड, प्रतीत होता है। सीम्स मतलब प्रतीत होता है, डेड, मरा मरा सा, खत्म। धरती शायद हमें सिखा सकती है कि चुप रह करके कैसे हमारा नया जन्म हो सकता है, कैसे शांत होकर के अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करें तो कैसे हम नए विचारों के साथ फिर से दुनिया के सामने आ सकते हैं। धरती इस मामले में टीचर हो सकती है, धरती शायद सिखा सकती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सकती है कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब धरती में लगता है कि सब कुछ मर गया है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलाइव, और लेटर, और बाद में प्रूफ, सिद्ध करती है टू बी एलाइव, कि सब जिंदा है। तो एक तरफ तो कह रही है धरती की मैं मर गई हूं, डेड, धरती एक तरफ दिखाती है कि मैं मर गई हूं। कब दिखाती है कि मैं मर गई हूं? जब पतझड़ का मौसम आता है, ठंडी का मौसम आता है, सब कोल्ड कोल्ड, सारे पत्ते झड़ जाते हैं वृक्षों के, अपने लोगों को लगता है कि धरती मर गई। और गर्मी के मौसम में सब बंजर दिखता है, कहीं हरियाली नहीं दिखती। लेकिन एक आध 2 महीने शांत रहने के बाद फिर उधर बसंत आ जाता है, इधर बरसात आ जाती है, धरती से फिर नए नए तने, नए नए वृक्ष पुलकित होकर निकल पड़ते हैं। धरती साबित करती है कि मैं मरी नहीं थी, मैं तो क्या कर रही थी? मैं आत्मचिंतन कर रही थी कि कैसे दुनिया को फिर हरियाली से भरना है। तो जैसे धरती चुप रह करके ये दिखाती है कि लगता है कि मैं मर गई हूं, सीम्स डेड, ऐसा प्रतीत होता है कि धरती मर चुकी है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ये सिद्ध करती है कि एलाइव, सब कुछ जिंदा जिंदा है, क्योंकि नए नए वृक्ष फिर से निकल पड़ते हैं तो दिखाई पड़ता है कि सब जिंदा है। अच्छा भैया, एक बात और ध्यान दीजिए, पैब्लो नरोडा साहब यहाँ धरती को क्या बता दे रहे हैं? टीचर, धरती पढ़ा सकती है, धरती सिखा सकती है। तो धरती टीचर होती है कि मनुष्य टीचर होता है? तो यहाँ धरती को कैसा दिखाया गया है? व्यक्ति जैसा दिखा दिया गया है ना, मनुष्य जैसा दिखा दिया गया है, पर्सन जैसा दिखा दिया गया है। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा बेटा? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि पर्सन जैसा दिखाया जा रहा है तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। और एक बात ध्यान रखें, यहाँ भी कई जगह पर एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? इंजॉयमेंट, भूलना नहीं। कई जगह आया है जहां पर एक लाइन से दूसरी लाइन शुरू हुई है और कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इंजॉयमेंट। अंतिम लाइन में कभी क्या कहता है? अंतिम लाइन में कभी कहता है नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। अब मैं 12, फिर वही 12 आ गया, अब मैं 12 तक गिनूंगा।
एंड यू कीप क्वाइट, और आप लोग शांत हो जाओगे। आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो कवि कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा। 12 तक, मैंने आपको बताया 12 तक गिनने की बात क्यों कर रहा है। 12 घंटे में 12 मिनट तो अपने से बात करने के लिए निकालिए। 12 महीने में कुछ देर के लिए तो निकालिए कि आपने 12 महीने में क्या किया है और दिन भर आपने क्या किया है। उसको शाम को आप अपना मूल्यांकन करें, अपनी मार्कशीट खुद बनाएं कि हमने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। तो शायद जो कल का दिन होगा वो आपके लिए बड़ा ही सुखद होगा। तो कवि कहता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और मैं चला जाऊंगा, आप लोग शांत हो जाना। शांत हो जाना मतलब, शांत हो जाना मतलब आप लोग करना आत्मचिंतन, आत्म मूल्यांकन, इंट्रो इंस्पेक्शन। तो कितनी खूबसूरत पोएम है ये, और कितनी मैसेज करने वाली पोएम है। कितना बड़ा संदेश दे रही है ये पोएम कि हमें अपने काम से, ये जो भागम भाग अंधी दौड़ लगी हुई है, क्यों जा रहे हैं पता नहीं है, इससे थोड़ी देर के लिए रुकें। क्यों जी रहे हैं पता नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुकें और सोचें कि हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो शायद इससे काम की गुणवत्ता में निखार आ जाएगा, इससे काम की गुणवत्ता में निखार आ जाएगा। जो हम कर रहे हैं शायद वो हम और अच्छा कर सकें। तो ये इस कविता का मैसेज रहा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कविता को आप पूरी तरह से समझे होंगे, और कविताओं के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे।